आज सभी के डिमांड पर आज फिर से हाजिर है आपके सामने 2023 का सामान्य हिंदी का पेपर। ये 12th क्लास का पेपर है, ठीक। और इससे पहले मैंने सिर्फ हिंदी का पेपर आप चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो जाके उसको देख लीजिए। और ये जो मैं आप सभी को दे रहा हूँ, ये इसी सिलेबस में आते हैं। सिलेबस कोई चेंज नहीं हुआ और काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक, इस सभी क्वेश्चन आंसरों से, ठीक। तो आप सभी के सामने ये हाजिर है। वीडियो को ना छोड़ के जाइए, आप सभी के सामने मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये 2023 का सामान्य हिंदी यूपी बोर्ड का पेपर है, ये 12th वालों के लिए, ठीक। तो समय वही है, 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश क्या क्या दिए गए? निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट पर विद्यार्थियों का प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक। मतलब 15 मिनट पढ़ने के लिए है, लेकिन पढ़िएगा मत, नहीं तो निकल जाएंगे। इस प्रश्न में 2 खंड हैं, उस प्रश्न में भी 2 खंड थे, इस प्रश्न में भी 2 खंड है। एक खंड में का है, एक खंड में का है, एक खंड में शायद व्याकरण होगी, खा में व्याकरण है, इसमें हिंदी है, ठीक। तो ना देरी करते हुए शुरू करते हैं। खंड का और प्रश्न नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। पाँचों क्वेश्चन में सभी को आपको करने होते हैं, और ये पाँचों क्वेश्चन में एमसीक्यू बेसिस होते हैं। देख लीजिए, जैसे विचार और वर्तक के लेखक क्या हैं, तो इसमें बता दीजिए जो भी हो, ठीक। और 4 क्वेश्चन के सामने 4 आंसर दिए होते हैं, 4 आंसर में से एक आपको आंसर देना है, ठीक। तो खंड का के क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिए हैं और पाँचों क्वेश्चन आपके एमसीक्यू हैं। आप सभी देख सकते हैं, ये का खा गा अड़ा, और ये 5 नंबर के हो जाते हैं। तो एक नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं, तो इसको आप सभी को अच्छे से कर लेना है, ठीक। अब चलते हैं खंड खा के क्वेश्चन नंबर 2 पर। खंड खा के 2 क्वेश्चन नंबर 2 पर इसमें भी कोई एमसीक्यू क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक। खंड खा के क्वेश्चन नंबर 2 पे इसमें भी कोई एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 5 हैं और 5 ही नंबर के हैं, ये आप सभी कर लेना, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए हैं। इस 3 क्वेश्चन नंबर में खंड का के क्वेश्चन नंबर 3 में एक गद्यांश दिया गया है। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप सभी को सही से इसको पढ़ लेना है गद्यांश। जैसे विज्ञान के प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहा है। जब कभी आविष्कार होता है, उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है, वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज़ ऐसे पढ़ लेना, ठीक है। काफ़ी वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक। फिर आपके सामने 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और आप सभी के पाँचों करना है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, इसका संदर्भ मतलब ये संदर्भ में बताता हूँ कैसे लिखना है। उपरोक्त पाठ, उपरोक्त काव्य खंड से ये शीर्षक लिया गया है। इसके लेखक लेखक रामचरित लेखक और का मायने वो उसके रामस्वरूप शर्मा है, ठीक। इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक। गद्यांश रेखांतिक अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांतिक अंश में क्या करना है आप सभी को? जो रेखांतिक है, मतलब जो सिर्फ रेखा खींची है जिसके अंतर्गत, उसकी ही व्याख्या करना है। जैसे रेखांतिक अंश की व्याख्या की जाती है, इसमें कह रहा है विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता है। जी हाँ, बिल्कुल। जब से विज्ञान के कारण हमारी नई चीज़ों का नया आविष्कार होता है, जिसके कारण हमको नई चीज़ें प्रदान होती हैं और काम करने में काफ़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे आप सभी को कर देना है। फिर है, कौन सा देश की आविष्कृत चीज़ के नामकरण को नया शब्द देता है? फिर कह रहा है कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज़ों का नामकरण नया शब्द देता है? तो इसमें देख ले, आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है कौन सा? ए, इसमें देख लीजिए, विज्ञान के प्रगति के कारण नई चीज़ों का कभी नया आविष्कार बनाता है। जिस देश में उसकी सृष्टि जाती है, वह देश उस आविष्कार के नाम के लिए नए शब्द बनाता है। वह प्रायः नया देश में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होता है। यह देश उस चीज़ के लिए अपना अपना अलग नाम देता है, तो उस चीज़ को उलझाने की दिक्कत होगी, जैसे रेडियो, टेलीविजन और स्पुतनिक, ठीक। इसमें देश का नाम नहीं लगा, ठीक। फिर यदि हर देश आविष्कृत चीज़ों का अपना अपना अलग नाम देते रहे तो क्या होगा, ठीक। इसी में आप सभी इस क्वेश्चनों का आंसर सब इसी में दिया होगा, ठीक। फिर नई चीज़ों के आविष्कार होने का क्या कारण है? वो विज्ञान है, आप सभी को देख लीजिए, ठीक। इसमें तो बताया गया है, ये आप सभी को कर लेना। उसके बाद एक मतलब अथवा करके दिया गया है ये वाला, अगर वो आप नहीं कर पाते तब ये करना, अन्यथा नहीं। एक ही आपको गद्यांश करना है। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शक्ति के विद्युत करण जो बेचते हैं, ठीक, विकल्प बिखरे हैं। इसमें जो वह गद्यांश था, ये पद्यांश है, ठीक। इस एक गद्यांश का आप सभी को देना है, एक पद्यांश का। तो क्वेश्चन नंबर का के 4 में आप सभी के 2 पद्यांश मिलेंगे, 2 पद्यांश में से एक पद्यांश का आंसर देना है। तो इसमें ये दिया गया है, ठीक। गद्यांश है कितना, इस इतने गद्यांश में आप सभी को 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और पाँचों करना अति अनिवार्य होता है। इसमें आप सभी को देख करके आप सभी को सेम वैसे ही जैसे वो था वैसे ही है, ठीक। तो 2 गद्यांश हो गए और 2 वो हो गए, ठीक। तो आप सभी के 5 5 10 और ये 10 10 20 यानी कि 40 नंबर आप सभी के हो गए हैं। 40 नंबर हो जाने के बाद अब आते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अब है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक। तो इसमें आप सभी को 3 दिए गए हैं, 3 में से एक लेखक का
साहित्यिक परिचय देना है, ठीक। पर वो नहीं देता है, जीवन परिचय नहीं, इनका साहित्यिक परिचय लिखना है। जीवन परिचय दूसरा होता है, साहित्यिक परिचय दूसरा होता है। तो आप सभी को साहित्यिक परिचय तीनों में से एक लिखना है और 5वें का खा भी करना है, इसमें भी किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना, ठीक। ये 5-5 नंबर के 10 हो गए, यानी कि आप सभी के 50 नंबर पूरे पक्के हो गए। अब है बहादुर कहानी की कथा वस्तु की विवेचना कीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80, यानी कि जो बहादुर कहानी है इसकी विवेचना करना, ठीक। और 80 शब्दों, अधिकतम ज़्यादा नहीं, 80 शब्दों के अंदर ही आप सभी को बहादुर कहानी की विवेचना कर देनी, ठीक। ये हो गई। अगर उस बहादुर कहानी नहीं आती है तब आपको पंचलाइट करना है, अन्यथा एक ही, मतलब 2 में से एक ही आप सभी को करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 और 5 नंबर के, यानी 55 नंबर आप सभी के हो गए। फिर है स्वपठित खंड काव्य के आधारित पर किसी एक खंड के एक प्रश्न पर उत्तर दीजिए। कह रहा है स्वखंड के काव्य के आधार पर किसी एक खंड के, मतलब इसमें किसी एक खंड का उत्तर देना है, ठीक। खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें काव्य के 2 प्रश्न दिए हैं, इसमें एक ही देना है, ठीक। इस प्रकार से इसमें 2 में से 1 देना है, इसमें भी 2 में से 1 देना है, इसमें भी 2 में से 1, इसमें भी 2 में से, ठीक। इसमें से एक आप सभी को क्वेश्चन आंसर देना है, ठीक। उसके बाद आप सभी को देखना है खंड खा गया। खंड खा में दिया गया है एक संदर्भ, ठीक। मतलब एक संस्कृत का गद्यांश दिया गया है। इस संस्कृत के गद्यांश में 7 नंबर का है ये, और इसमें क्या करना है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब उसका संदर्भ निकाल के हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक। किसी इसमें 2 गद्यांश दिए गए हैं, एक ये, इसमें से एक करना है, ठीक। आप सभी को ये 7 नंबर में आप सभी को होगा, क्योंकि 2 नंबर होंगे तो उसके संदर्भ के, 5 नंबर होंगे अनुवाद के। फिर है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से एक पद्यांश का, मतलब 2 उधर 2 इधर, 4 आप सभी को सिर्फ वो गद्यांश मिल रहे हैं, ठीक। इनको कर लेना है। फिर है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसमें भी 2 दिए गए हैं, एक कर लेना है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट। हिंदी का पेपर है, काफ़ी बड़ा होता है, ठीक। तो आप सभी को टाइम को मैनेज करके चलना है, हो सके तो वॉच भी लेके जाना है पेपरों में। फिर है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे अंधे कह रहा है आँखों में धूल झोंकना, मतलब उस पर पहले विश्वास करके हमने, मतलब मेरा उसके विश्वास था, बाद में उसको आँखों में, सॉरी, वो दिख रहा है सही है, फिर भी वो बता रहा है ये चीज़ गलत है, ठीक। इस प्रकार से आप सभी को उसको अर्थ के साथ वाक्य प्रयोग करना, ठीक। फिर निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करना, ठीक। जैसे महेश्वर का संधि का है महे प्लस स्वयर, ठीक। महे प्लस ईश्वर, इस प्रकार से आप सभी को चुन लेना और उसमें लिखना। जैसे हमको ये है तो पहले मही प्लस ईश्वर करके इस प्रकार से लिख लेना। आप सभी का अगर कमेंट रहा तो आप सभी को बिल्कुल सिखा दूंगा, ठीक। फिर उपयुक्त का संधि विच्छेद कीजिए। इसमें इस प्रकार संधि भी विच्छेद करना है, विच्छेद कर देना, ठीक। पावक का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक। इसमें से ये एक नंबर के क्वेश्चन है, ये कर देना। फिर दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विविक्त और वचन के अनुसार चयन कीजिए। इसमें विविक्त का चयन का अनुसार करना है, देख लीजिए, ठीक। अब चलते हैं, और अभी काफ़ी बड़ा पेज है। फिर है नमने शब्द विभक्ति और वचन लिखिए। फिर है निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ दीजिए। जलादि निम्नलिखित शब्द में से किसी एक, ये सारे एक नंबर के क्वेश्चन आप सभी के सामने दिए गए हैं, और ये सभी आपको टाइम बचता है तो कर लेना है, अन्यथा आप सभी को बड़े नंबर के क्वेश्चन मत छोड़ना है, ठीक। अब इधर दिया गया है बहुत कम बोलने वाला कौन सा होता है, अल्पभाषी, मितभाषी, वाचल, मित्राग्रह, ठीक। इसमें से आप सभी को जो सही हो वो कर देना है। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में कमल खिले, कृपया अनुमोदन करने की कृपया करें, आप प्रातःकाल के समय आइएगा, ठीक। जैसे ये भी सही है, ठीक। उसके बाद है करुण रस अथवा शांत रस का सहित लक्षण सहित इसमें से एक का शांत का या करुण का कर देना है। इसमें से एक अलंकार अनुप्रास या रूपक का कर देना है। इसमें चौपाई या सोठा का कर देना है, ठीक। इस प्रकार से कर देना है। 2 6 नंबर इस यहाँ से पक्के जाएंगे। फिर किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए। इसमें किसी जैसे आज तक है, इंडिया टीवी है, इंडिया टीवी है, इस प्रकार से किसी एक का पर वो लिख देना है, ठीक। पत्र फिर है किसी बैंक के, अगर वो नहीं तो ये वाला लिख देना है। फिर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पे निबंध लिखिए। इसमें भी किसी एक पर निबंध लिख लेना, और ये निबंध और ये 2 चीज़ लास्ट वाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। उम्मीद करता हूँ आज सभी को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जहाँ वहाँ मचाते रहो।